नमस्कार। निमिषा अग्रवाल जी, बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है। 2 दिनों के उपरांत मैं बोध कथा में आया हूँ, क्योंकि 2 दिनों से मैं अलग-अलग 2 वीडियोज़ दे रहा था और लगातार बोलना थोड़ा-सा आजकल गले को सुरक्षित रखना कोरोना में ज़्यादा ज़रूरी है। गले का इन्फेक्शन जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। मैं आपको एक आज के बोध कथा में एक सच्ची कहानी सुनाऊँगा, छोटी-सी कहानी सुनाऊँगा और ये कहानी है पूर्व आमेर यानी आज के जो जयपुर है उसके राज घराने की है। और उसके ज़रिए बताऊंगा कि आज के समय में भी किस तरह से जब भारत अभी ऑक्सफोर्ड की जो रेटिंग आई है कोरोना से लड़ने में, भारत को 100 में 100 जो है अंक दिए गए हैं। ऐसे में किस तरह से भारत को फेल करें इसके लिए काफ़ी सारे लोग खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी उसका नेतृत्व कर रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है सवाई जयसिंह के बाद की 5वीं पीढ़ी का। सवाई राजा जयसिंह जो थे उनके बाद की 5वीं पीढ़ी का, उनका नाम था सवाई जगत सिंह। सवाई जगत सिंह जो थे वो एक स्त्री पर आसक्त हो गए, एक वेश्या पर आसक्त हो गए। उस वेश्या का नाम था रसकपुर। उस वेश्या का नाम था रसकपुर। और वो इस तरह से विषय वासना में डूब गए, इस तरह से उस पर आसक्त हो गए कि उन्हें न दिन सूझता था न रात। वो पूरे समय उसी के महल में पड़े रहते थे। धीरे धीरे उसने सारे राज्य पे अधिकार कर लिया और स्थिति यह हो गई, वो इतना विवश हो गए, उसने उस स्त्री ने उनको इतना अपने वश में कर लिया कि महाराज ने उसके नाम से सिक्का भी जारी कर दिया। भारत में आपने 10 साल शासन देखे हैं कि सिक्का जारी होता था। वो सिक्का आपको नहीं दिखता था, लेकिन वो आपको द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पढ़ने पर पता चलेगा कि आदेश एनएसी जारी कर दी थी। तो महाराज ने सिक्का भी जारी कर दिया। हद तो ये हो गई कि बाद में आसक्ति इतनी बढ़ गई कि राज्य का विभाजन भी कर दिया। आधा राज्य उस स्त्री के हवाले कर दिया। यहाँ भी भारत तेरे टुकड़े की मंशा पाले रहते हैं। लोग चाहते हैं कि भारत का विभाजन फिर से हो। एक बार उसी पार्टी ने बांटा है देश को, चाहते हैं फिर से बटे। और ये राजा पढ़ने लिखने वाला था, बहुत समृद्ध पुस्तकालय था उसका, पर भी कुठाराघात किया और राज्य को दुर्दशा में धकेल दिया। ये जो आसक्ति है, ये सत्ता की जो आसक्ति है, उस राजा को तो एक स्त्री में आसक्ति थी, लेकिन यहाँ जो सत्ता कांग्रेस से चली गई है उसकी जो आसक्ति है वो पागलपन के हद की सीमा पार करती जा रही है। फेक न्यूज की बाढ़ आ गई है और विदेशों को जो भारत ने मदद की है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत का एक मुकाम जो है, एक समय नेहरू जी के समय हम गेहूं तक के लिए लालायित रहते थे और अमेरिका से हम गेहूं मांगने गए थे। आज अमेरिका गिड़गिड़ा रहा था, हमारे यहाँ से दवा दे दो। इजराइल, अमेरिका, ब्राज़ील, सारी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। और कोरोना को रोकने में जो अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो रिपोर्ट आया है वो 100 में 100 भारत को देता है। अमेरिका का भी 60-70 पे स्थान है। तो भारत ने वो किया है, लेकिन फिर भी लगातार हमला किया जा रहा है इस देश पर कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि उनका जो आधिपत्य था है, एक स्त्री का आधिपत्य। जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं वो स्त्री चाहती है प्रधानमंत्री रिलीफ फंड भी उससे पूछ कर जारी किया जाए, जैसे कि सवाई जगत सिंह का राज हो कि उनसे पूछ कर अभी जारी किया जाए। वो आज तक प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में एक अवैध सत्ता के रूप में कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष को बैठा रखा था, पूछ कर जारी किया जाए।
बेटा और बेटी रोज कुछ नए आरोप लेकर आ जाती हैं। ये संकट का काल है, लेकिन संकट के काल में देश के साथ कौन खड़ा है कौन नहीं, ये देखना बड़ा जरूरी होता है। और आज लग रहा है कि सवाई जगत सिंह ने जो किया, ये एक उदाहरण है जो हमने पिछले 10 साल में देखा कि एक अदृश्य स्त्री का जब शासन होता है तो दुर्दशा, हवा पानी कोयला सब बेच दिया गया। और आज फिर से उस अदृश्य स्त्री के शासन के लिए पूरा कुनबा लगा हुआ है, फेक न्यूज की बाढ़ आई हुई है और देश पर उछाला जा रहा है, देश पर गंदगी पैदा किया जा रहा है, देश के खिलाफ खड़ा हुआ जा रहा है। अब जब भारत ने ये दवा भेजा तो अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि करीब 3.28 करोड़ का जो स्टॉक भारत के पास अभी भी है, देश दुनिया के देशों को मदद करने के बावजूद। लेकिन कांग्रेस एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रही है कि साहब ने दूसरे देशों को दवा दे दिया, हमारे यहाँ दवा की कमी हो गई। मैंने पूछा क्या कोई कांग्रेसी कोरोना से मर गया है दवा के अभाव में? तो इनके मुंह पे ताला लग गया है। ऐसे सब लोग पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने आपको ये कहानी सिर्फ इसलिए मैंने बताया कि ये जो अदृश्य सत्ता होती है, आसक्ति जो सत्ता की होती है, वो आज या पिछले 10 साल में हमारे सत्ता का, भारत का को बर्बाद किया, ऐसी बात नहीं है। एक बड़े भरे पूरे साम्राज्य को भी बर्बाद किया और पूरा राज्य का विभाजन हो गया, उसके नाम से सिक्के जारी करने पड़े, पुस्तकालय तक का विभाजन हुआ, राज्य अवनति की दिशा में चला गया। राज्य क्या था हमारा? एक और आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ईरान का बादशाह था प्रथम, दारा नाम था उसका, ये भी सच्ची घटना है और ये घटना करीब 522-486 ईसा पूर्व का है, जो ब्रिटिशर्स इतिहासकार ने लिखे हैं, जो मेगास्थनी, जो मतलब सिकंदर के इतिहासकारों ने जो लिखे हैं उसके आधार पर बताता हूँ, और उसमें एक अच्छी चीज है वो आपको बताता हूँ। पंजाब को उसने जीत लिया था और पंजाब जो उसके प्रदेश का जो है एक 20वां प्रांत गिना जाता था। ईरान तब वो ईरान ही कहलाता था, 20वां प्रांत गिना जाता था। और उस समय उस ईरान का जो कि पूरी आय का तृतीयांश भारत से आता था। भारत इतना समृद्ध और अमीर था। क्या वजह है कि आजादी के बाद हमें गेहूं मांगना पड़ा? इतना समृद्ध था। और समृद्ध यह था 307 टेलेंट, उस समय का जो सिक्का था उसका जो नाम था, जो वैल्यू था टेलेंट, 360 टेलेंट के बराबर जो है सोना होता था, यानी जिसका मूल्य 1,40,00,000, उस समय की बात बता रहा हूँ, 1,40,00,000। और सिंधु नदी जो हमारी बहती थी, सिंधु नदी, ये ब्रिटिश इतिहासकार ने लिखे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो लिखे हैं सिकंदर के इतिहासकार, उनका नाम है हेरोदोतस। उसने लिखा है कि सिंधु नदी की बालुका जो है, वहां की जो सिंधु नदी की जो बालू थी, उसके धोने से भारत में सोना निकलता था। भारत इतना समृद्ध था। ये सिकंदर के इतिहासकारों ने लिखा है, सिकंदर के इतिहासकार हेरोदोतस ने लिखा है। और भूगर्भ शास्त्रियों का पूरा उसने डिटेलिंग दिया है कि भूगर्भ शास्त्रियों ने उस इतिहास पे पूरी डिटेलिंग दी है कि सिंधु घाटी नदी का जो कुछ हिस्सा ऐसा था जहां से सोने का उत्पादन होता था। भारत शुरू से समृद्ध रहा है, लेकिन भारत दरिद्र रहे इसके लिए लगातार प्रयास होता रहा। इसलिए जब गेहूं आप मांगते थे, आज किसी को दवा से मानवता के आधार पर मदद दी गई है तो आप मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा भिखारी भाव में रहे। आपके 70 साल के 60 साल के शासन में उस पूरे परिवार ने भिखारी भाव से भारत को दया याचक भाव में रख दिया था। आज भारत दाता के भाव में है, जो पुरानी हमारी संस्कृति थी, तो वो किसी को सूट नहीं कर रहा है। इसीलिए ये प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि इन कहानियों से आप ये समझें कि इतिहास बार बार ना दोहराया जाए। ऐसे लोग अपने सिक्के ना चलवाएं, ऐसे लोग इस राज्य का विभाजन ना कराएं, ऐसे लोग जो बालू से सोना जिस देश में निकलता था वहां हम दाता भाव छोड़ के याचक भाव में जिए, उस मानसिक कुंठा के भाव में ना लाएं फिर से।
इसलिए कोई लोग इन लोगों के बहकावे में ना आए। आज इनको बड़ी ग्लानि हो रही है। कोर्ट में गए हैं, सब जगह गए हैं और बार बार सवाल उठा रहे हैं कि भारत सही ढंग से कोरोना नहीं हैंडल कर पाया। 2009 में आपने स्वाइन फ्लू कहाँ हैंडल किया था? एक स्त्री की अदृश्य सत्ता तो चल ही रही थी। 11,000 केस आ गए थे और आज ICMR ने कहा है, आंकड़े जारी किए कि यदि लॉकडाउन नहीं होता तो 8 लाख से अधिक लोग अभी इसके शिकार हो चुके होते। तो इस माहौल में सकारात्मक लोगों को रखने की जरूरत है। इतना ज्यादा नकारात्मकता की ओर ये लोग धकेल रहे हैं कि हमको ये समझना है कि हम भारत को जब बालू से सोने निकलता था उस युग में ले जाना चाहते हैं या फिर सवाई जगत सिंह के युग में ले जाना चाहते हैं। ये दो तुलना है आपके पास। एक जो सिंधु घाटी के बालू से सोना निकलता था, ये विदेशी इतिहासकारों ने, भूगर्भ शास्त्रियों ने लिखा। उस युग को छूना चाहते हो, दाता के भाव में जीना चाहते हो। ईरान का पूरा 1/3 पूरा बजट भारत पंजाब प्रांत से मिल जाता था। या फिर सवाई जगत सिंह का जो एक स्त्री की आसक्ति में ऐसा पड़ा कि अपने ही राज्य के 2 टुकड़े कर दिए और उसी स्त्री के नाम पे सिक्के चलवाए। आमेर साम्राज्य ढह ढह के गिरता चला गया। ये हमको सोचना है, भारत की जनता को सोचना है और सकारात्मक भाव से सोचना है। इसलिए मेरी कोशिश है कि इस बोध कथाओं में कभी कभी आपको सच की घटना भी ला के आऊँ। ये इतिहास के जो मैंने आपको दोनों घटनाएं सुनाई, ये इतिहास के सच्ची घटना है, ताकि हम अपने आप को पहचान सकें। बहुत जरूरी है। और सकारात्मक रहें। अगर सकारात्मक नहीं रहेंगे तो आज लॉकडाउन में घरेलू हिंसा के मामले बढ़ गए हैं, डिप्रेशन के मामले बढ़ गए हैं। इसलिए छोटी छोटी कहानियां हमें जीवन में एक उद्देश्य देते हैं। हम उस देश के नागरिक हैं जहां बालू से सोना निकलता था, तभी स्वर्ण भारत कहा गया, सोने की चिड़िया कहा गया। ऐसे नहीं कहा गया। इस पूरी पृथ्वी को, इस हिस्से को सचमुच देवताओं और ऋषि मुनियों का आशीर्वाद रहा। पर लुटेरे आते गए। पहले तुर्क, मंगोल, मुगल लुटेरे आए, फिर अंग्रेज लुटेरे आए और फिर कांग्रेसी लुटेरे आए, लूट के बर्बाद कर दिया। आज ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि हम तो इस देश को भिखारी बनाए रखना चाहते थे, ये दाता कैसे बन गया। ये मानसिक बदलाव है कि ये जिंदगी भर हाथ फैलाए रखना चाहते थे, आज हम देने वाले बन गए। ये बर्दाश्त उस इटालियन शासन को नहीं हो रहा जो दुनिया में सेकंड नंबर की प्रचार करते थे, सेकंड नंबर की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, पर पूरी तरह से क्रश हो गया। ये हमें सोचना है कि हमें सिंधु घाटी की वो सभ्यता जो थी वैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, या सवाई जगत सिंह जैसे को बढ़ाना है कि किसी स्त्री के हाथ में अदृश्य सत्ता सौंप दे और फिर उसके बाद क्या हो, तो जो आमेर राज्य का हुआ वही होगा। लेकिन हमें वो नहीं होने देना है। हमें दाता के भाव यानी देने के भाव में आना है, याचक यानी भिखारी के भाव से बाहर निकलना है, जो भारत निकल चुका है 14 के बाद से। इसीलिए बहुत सारे भरमाने के तरीके अपनाए जा रहे हैं। उन तरीकों से हमें नहीं घबराना है, नहीं भरमाना है। बस, बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाब सिंह जी कह रहे हैं आज तक का व्यूअरशिप कम हो गया है। कम करिए आप लोग, बहुत जरूरी है। नकारात्मकता के शोर में ये पैसे के लिए काम करते हैं। न्यूज़ सुनना है, DD न्यूज़ सुनिए, बहुत सकारात्मक पॉजिटिव। मैं रात में AIR का न्यूज़ सुनता हूँ, रेडियो जो है। तो नेशन फर्स्ट करें सवाई जगत सिंह या सवाई जय सिंह? नहीं, सवाई जय सिंह के 5 पीढ़ी के बाद सवाई जगत सिंह। नेशन फर्स्ट सवाई जय सिंह के 5 पीढ़ी के बाद सवाई जगत सिंह। उनके राज्य में नाम था रसकपुर, एक वेश्या थी। वो पूरी तरह से उनके वश में आ गए थे। उसके नाम से सिक्के तक चलवाए थे। राज्य को विभाजित करके उसको
आधा राज्य तक दे दिया था। और इस राजा के पास बहुत बढ़िया बेहतरीन संग्रहालय था, पुस्तकालय था। उस पुस्तकालय को भी इसके कहने पर नष्ट कर दिया, आधा उसको बांट कर दे दिया। तो ये हमारी जो है एक विफलता की कहानी से हम सीखें, इसलिए ये कहानी मैंने आपको बताया। जयदेव शाह जी, बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। और इसी में इस कहानी आती है कि आज जो इस्लाम के नाम पर छोटी सी एक छोटा सा कहानी सुना देता हूँ कि जो इस्लाम के द्वितीय खलीफा थे, खलीफा उमर, पहले खलीफा थे खलीफा अबू बकर। ये भी कहानी बोध कथा में ही लीजिए इसको। तो अबू बकर के सेनापति थे अम्र इब्नुल आस। अम्र इब्नुल आस, ये 640 ईस्वी के आसपास की बात है, पैगंबर साहब की बाद। मिस्र के सिकंदरिया, जो मिस्र था, मिस्र की पूरी सभ्यता कैसे बर्बाद किया, वही आप समझेंगे कि हमारा तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला कैसे बर्बाद हुआ। तो मिस्र का एक नगर था सिकंदरिया, उसको वहां विजय करने गए। पुस्तकालय से वो घटना याद आई, रसकपुर ने पुस्तकालय जो बर्बाद किया। तो वहां एक बहुत अच्छा पुस्तकालय था, वहां के सेनापति ने बताया। और खलीफा उमर ने, जो बहुत बड़े खलीफा थे, इस्लाम के 4 खलीफा हुए। खलीफा पैगंबर साहब के बाद को इस्लाम को कौन फैलाएगा, पैगंबर मोहम्मद के बाद? तो खलीफा अबू बकर, जो पैगंबर साहब के ससुर थे, खलीफा उमर, खलीफा उस्मान और खलीफा अली। तो उमर ने यह आदेश दिया कि उस लाइब्रेरी को नष्ट कर दो। पूछा गया कि क्यों, लाइब्रेरी को क्यों नष्ट करोगे? तो जवाब था, यदि वे पुस्तकें कुरान के अनुसार हैं तो हमको अनेक भाषाओं में असंख्य अनुवादों की आवश्यकता नहीं है। यदि वे पुस्तकें कुरान के अनुसार हैं तो हमको अनेक भाषाओं में असंख्य अनुवादों की आवश्यकता नहीं है, यानी एक कुरान ही काफी है, बाकी किताब की कोई जरूरत नहीं है, नष्ट कर दो। और यदि उनका आशय कुरान के विरुद्ध है तो सब नष्ट करने के योग्य हैं, अतः सबको नष्ट कर दो। भारत में गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। बख्तियार खिलजी के नाम पे आज भी स्टेशन है, बख्तियारपुर जगह है बिहार में। उसने नालंदा को जो जलाया तो महीनों नालंदा के पांडुलिपि जलती रह गई। विक्रमशिला नष्ट किया, वो आपसे कहें तक्षशिला नष्ट किया। तक्षशिला अभी का जो उस समय तक्षशिला था वो आज के पेशावर में है, जहां पाकिस्तान के आसपास का इलाका जो पेशावर का है। तो ज्ञान पे सबसे बड़ा प्रहार है। इसलिए आज आप देखेंगे कि जब ये तबलीगी जमात पे आप सवाल उठाओगे तो आ जाएंगे हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। ये सोशल मीडिया के ज्ञान ने इनके पूरे उस आसुरी प्रवृत्ति को बाहर कर दिया। ये ज्ञान से घबराते हैं, इसलिए एक किताब जलाते रहे उस जमाने से। आज मत कहो। 640 ईस्वी जब पैगंबर मोहम्मद विदा ही हुए से इस पृथ्वी से, उसके कुछ दिन बाद ही। तो ये सच्चाई है, यही सच्चाई है। इसीलिए आज ये कह रहे हैं कि लोग झूठ फैला रहे हैं, तबलीगी के खिलाफ ये हो रहा है। सारे कोरोना के मामले आधे तो उन्हीं के मिल रहे हैं, लेकिन आज वो थूक कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान के प्रकाश से भारत फिर से उस समय पहुंच सकता है, और वो ज्ञान का प्रकाश है। इसलिए आज उस अदृश्य स्त्री के बेटे बेटी और उनके सबको झूठ को खोल देता है सोशल मीडिया, और इनके भी झूठ को खोल देता है कम्युनिस्ट। ये जो पंचमक्कार है उनके पूरे इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट सबके झूठ को खोल देता है। इसीलिए हम सबको छोटी छोटी कहानियों में ही सही हमें हमारी सच्चाई पता होनी चाहिए, तब जाकर हम इनको समाप्त कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। अब रामायण का समय है, रामायण देखिए। और मैं छोटा छोटा पोस्ट आपको महाभारत और रामायण पे देता रहता हूँ, पोस्ट में ही देता हूँ। उस पर कभी बोलना मैं, क्योंकि उस पर बहुत बड़ा अध्ययन चाहिए जो मैं अपने दूसरे चैनल पे करूँगा, इसलिए थोड़ा सा पॉलिटिकल है ये। सौरभ पुरोहित करें, संदीप जी इंडिया स्पीक्स डेली, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप थके हुए दिखाई दे रहे हैं। थके हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब आप बोध कथा कहते हो तो आप अपने आप, वो एनर्जी का लेवल अलग होता है। जब आप पॉलिटिकली जब बात करते हो तो एनर्जी का लेवल अलग होता है, वो एनर्जी लेवल में फ़र्क होता है। एक टोन में दोनों तरह की बातें नहीं की जा सकती है। तो मुझे बड़ा अभ्यास करना पड़ता है उस लेवल से इस लेवल में आने में। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि मैं थका हुआ हूँ तो ये मेरी ही मतलब
इस टोन में ही मुझे जाना है। ये जो आध्यात्मिक और बोध कथा वाला इशू है, इसमें चिल्लाते हुए आप नहीं बोल सकते हो, जो राजनीति में आप चिल्लाते हुए बोल सकते हो। इसलिए आपको लगता होगा कि मैं थका दिख रहा हूँ, वो उस तरह की मनस्थिति में आना पड़ता है इसके लिए। बहुत धन्यवाद आप सबका, और अब चलते हैं हम लोग रामायण देखने के लिए। शुभ रात्रि आप सबसे। मिलता हूँ मैं कल दोपहर 3:30 बजे। बहुत धन्यवाद।